तो लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या था। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फाइल आपको मिल चुकी है। ओके 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 ओके, हम पहुंच गए थे यहाँ तक, 69 तक हम पहुंच गए थे, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। चलो ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ये प्रैक्टिसिंग सेशन है, आपको खुद से पेन चलाना है, चीज़ों को समझना है और मुझे आंसर बताते रहना है। इसने बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु आप जानते हैं कोन होता है, उसकी रेडियस और हाइट दोनों को ही 25% बढ़ा दिया तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। बताइए वॉल्यूम कैसे करें। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। जब भी परसेंटेज की बढ़ने घटने की बात होती है तो ना 3 से मतलब है ना किससे मतलब है। तो ये बताइए आर कितनी बार आ रहा है और एच कितनी बार आ रहा है, सभी को कितना बढ़ा रहे हैं, 25% का मतलब बताइए। तो 1/4 ये होगा, 1/4 ही ये होगा और 1/4 ही ये होगा। इसको बढ़ाओगे तो 4 से कहाँ ले जाओगे, 5, इसे 4 से कहाँ ले जाओगे और इसे भी 4 से कहाँ ले जाओगे, 5। कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो आज का मतलब ये हो गया कि 64 से चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, 125। कितनी बढ़ गई, 61। कहाँ से बढ़ी, 64 × 100। कर सकते हैं। तो यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुँच गई और आपका जो वो होगा 61 बढ़ गई और 64 से इंटू 64 इंटू 100। अब इसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, 4 से कट कर लूँ, 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें, तो 1500, 1525। उसको आपने किससे भाग करना है, 16 से कितनी बार जाएगा, 7 9 बार, 140। कितना बचा, अच्छा 9 से या तो ये आंसर शुरू है या ये शुरू है, ये दोनों एक ही आंसर हैं। नहीं नहीं नहीं, कितने बचे, हाँ तो 16 पंजे 80, तो ये आंसर होगा 95.31। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। मैं स्टिल आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट हम ये सेशन करेंगे लगभग 150-200 क्वेश्चन का, फिर हम तुरंत से आपके और पेपर्स की तरफ मूव कर जाएंगे। आइए, एक बोट है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, गोज 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 4 hours 30 minutes, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो समझ लीजिए मेरी बात, 60 किलोमीटर वो गया डाउन स्ट्रीम और कम्स बैक आया, तो ध्यान दे लीजिए, अगर 60 किलोमीटर गया होगा तो डाउन से गया होगा और आया होगा तो अप से आया होगा, और इसमें टोटल टाइम उसको 4.5 घंटे का लग रहा है। इसका मतलब ये है, DW का मतलब डाउन स्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अगर पानी इधर बह रहा है तो, और अप का मतलब होता है अगेंस्ट। अगर कोई आदमी 60 जा रहा है तो 60 ही वापस आएगा, मुद्दा सारा ही है। अब ये समझ लीजिए डाउन होता क्या है, डाउन होता है x + y। अब x क्या होता है इसमें और अप क्या होता है, अप होता है x - y। यहाँ पर x है स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड, वो भी जब कि पानी चल रहा हो, और y क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 60 ये बताइए आपको ये किसकी स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड, मतलब x की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको x + y, और आपको लिख सकता हूं मैं x - y, और बराबर तो 4.5 चल ही रहा है। अब x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 30 + y, और यहाँ पर लिख सकता हूँ 30 - y बराबर 4.5, ठीक है। अब ऑप्शन से आप y की वैल्यू उठा लो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना कि आप इसका एक क्वेश्चन बनाएं। अब ऑप्शन में मुझे नहीं पता कि 10 आंसर होगा, लेकिन मुझे पता है कि 20 से मैं शुरुआत करूँगा। अगर 20 लेता हूँ तो ये 50 आ जाएगा, अगर ये 50 आ जाएगा तो ये 6/5 आ जाएगा। भाई मुझे पेपर में स्टार थोड़ी लगा होगा कि लगा होगा, तो मैं अगर 20 उठाता हूँ तो ये आ जाएगा 60/50, और ये आ जाएगा 60/10। तो ये तो यही 6 घंटे हो गए, और ये तो 4.5 घंटे, तो आंसर फेल हो गया।
अब मैं 10 लेता हूँ, 10 लूँगा तो ये हो जाएगा 60/40। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? और ये क्या हो जाएगा 60/20, ये 3 आ जाएगा, और ये भी कट पिट के क्या आ जाएगा 1.5। तो क्या 4.5 घंटे आ गया? तो दैट्स वाई दैट दिस इज द राइट आंसर। हो सकता था ये लास्ट में होता, तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना होता। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे चलता है। वैसे तो इसमें और भी बातें आती हैं, वो चैप्टर अभी आपका शुरू हुआ ही है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आगे मूव करेंगे आप। चल सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझिए। 100 अंकों वाले 5 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, एक छात्र को औसतन 62 अंक मिलते हैं, एंड इज एवरेज इन द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट इज 5 लेस देन द मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। इस लाइन का मतलब समझना पड़ेगा। तो ये बताइए 100 मार्क्स का पेपर है और स्टूडेंट को कितने एवरेज मिलते हैं? कितने सब्जेक्ट हैं? अगर 5 सब्जेक्ट में उसका एवरेज 62 मार्क्स आता है तो टोटल कितने होंगे? टोटल मार्क्स उसके कितने होंगे? 5 × 62। उसके टोटल 310 आए होंगे, कितने में से? क्योंकि 500 तो वो है ना 100 वाला हिसाब। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया भी, अब तू आने लग गया तो अंशु लाना छोड़ दिया? डीलिंग चल रही है तुम्हारी यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, इसने बोला हिज एवरेज इन द फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स, तो मान लेता हूँ पहले सब्जेक्ट फर्स्ट 4 ABCD, क्या इनका एवरेज ये आएगा? इनका जो एवरेज है वो 5 कम है किस सब्जेक्ट से? तो ये अगर 5 कम है तो E 5 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 5 कम है ना। नहीं, ये अगर 5 कम है तो E में 5 कम करना पड़ेगा ना। ध्यान से समझो, पढ़ो। अरे एवरेज कम है तो ई में कम करना पड़ेगा ना। अरे ये तो कम है ना ऑलरेडी, तो या तो इसे बढ़ाओ या फिर इसे कम करो, एक ही बात है। दोबारा पढ़ लो इस लाइन को। इनका जो एवरेज है पहले 4 सब्जेक्ट का वो 5 कम है किससे? तो ये 5 कम है, तो बराबर करने के लिए यहां पे 5 कम करना पड़ेगा ना। ओके, अब 4 की गुणा यहां पर कर लो, तो A + B + C + D बराबर आ गया 4E - के 20। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब ये जो ऊपर एवरेज देखा रखा है आपने 310, ये किसका सम होगा? A + B + C + D + E। एवरेज क्या है? 5 सब्जेक्ट का पांचों का जोड़ होगा ये। तो ये जो आपको दे रखा है, दे रखा है A + B + C + D + E बराबर कितने के बताइए? और A + B + C + D की वैल्यू क्या है? तो यहां पे रख देता हूं, E निकल आएगा इससे, और E ही पूछा है शायद। E को जोड़ोगे तो ये 5 ही हो जाएगा, 20 इसमें से माइनस करेंगे 200 नहीं जुड़ेगा, 20 इसमें 330 हो जाएगा। 20 जुड़ेगा ना इसमें जाके। 330 को आप 5 से भाग कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा बताइए? 66। तो 66 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 सब्जेक्ट का जो एवरेज था वो 62 था, तो जो टोटल मार्क्स होंगे वो 310 रहे होंगे। अब शुरू के जो 4 नंबर्स हैं उनका जो एवरेज है वो 5th नंबर से कितना कम है? तो ये अगर कम है पहले वाला पार्ट, तो कम आपको E को करना पड़ेगा। इससे आपके पास एक कंडीशन आई, A + B + C + D = 4E - 20। अब इसी वैल्यू को आपको पता है इसका एवरेज जो होगा वो A + B + C + D = 310 है। एवरेज का मतलब सभी का सम होगा ना वो, जिसमें A + B + C + D की वैल्यू क्या मिल गई है आपको बताइए? तो कोई दिक्कत इस बात में? तो ये कर सकते हैं, ठीक है। चलें, आइए चलिए इसको ट्राई करते हैं। तंबू की बात कर लेते हैं। क्या है तंबू? एक कोन है,
कोन शेप टेंट इज मेड विथ कैनवास, ठीक है ना, ठीक है। द रेडियस ऑफ द टेंट इज 7 यूनिट एंड टोटल 30 स्क्वायर यूनिट ऑफ कैनवास टू मेक इट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टेंट इन क्यूबिक यूनिट। देखो जब भी कैनवास होगा तो वो कर्व सरफेस एरिया की तरह यूज होगा। कैनवास हमेशा यहां पर यूज होता है, ठीक है। अब ये बताइए रेडियस कितनी है टेंट की, 7। हाइट आपको पता नहीं, लेकिन एल भी नहीं पता, तो एक्चुअली ये जो आपको टोटल 308 स्क्वायर यूनिट ऑफ कैनवास की बात कर रहा है ना, हाँ ये आपको क्या दे रखा है, हाँ ये आपको दे रखा है। हेलो, हाँ मैं कल आ गया था देखने और मैं आऊँगा आज शाम को या कल, है ना। वो आपका जो है जो गैलेक्सी, हाँ जी हाँ जी मैं देख गया था, वो कोई संजय जी थे, क्या नाम थे, राहुल जी थे पता नहीं। जी मैं उनसे मिल गया था, है ना। मैं खुद कर लूँगा आपको। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ तो अब मुझे बताइए आपके हिसाब से हमेशा कैनवास, हमेशा ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया पे आएगा, तो पाई आर एल की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, क्योंकि इसने बोला ना उसको बनाने में कुल इतने वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग हुआ। देखिए हमेशा जब भी टेंट बनेगा तो ज़मीन में थोड़ा ना टेंट का कपड़ा लगाओगे कि ज़मीन भी टेंट के कपड़े की लगा दी। ये कोई वो मच्छर, वो आपने देखी है वो मॉस्क्यूटो, वो जो आती है एक मच्छरदानी आती है ना, ऐसे करके आपके घरों में शायद हो भी सकती है, उसको ऐसे खुंटी पे टांग दो, वो ऐसे बन जाती है, फिर उसमें पैर लग जाते हैं आपके, फिर रात को मच्छर वहीं से ही खा जाते हैं, नहीं तो वो ऐसे होती है। तो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, ये टेंट में हमेशा नीचे कभी नहीं होगा। अब ये बताइए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 7 है, तो एल निकल आएगा 11 से 2 बार, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, तो एल की वैल्यू 14 आ गई, एल आपका 14 आ गया। अब अगर एल 14 है और आर 7 है तो क्या एच निकाला जा सकता है पाइथागोरस से, तो एच आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, अंडर रूट 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। मैं जानना चाहता हूं किसको ये बात समझ में नहीं आई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एच है, नीचे 7 है, 14, ये बहुत काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पेपर का, आप देख ही रहे हो। ये 2024 के सारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, अब 25 के कराऊंगा बस इसके बाद। बताओ क्या होगा। तो 14 + 7 कितना होता है, एक बार आप जोड़ेंगे, एक बार माइनस करेंगे, 7, इनमें 7 कॉमन है, 7 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, तो ये 7√3 आ गई हाइट। पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर, मतलब 7 कितने बार और एच कितना, 7 से 7 खत्म, ऊपर क्या आ गया, कितना 1078√3/3, ये आंसर आ जाएगा। 1087 आ रहा है, 78, अच्छा ये वाला होगा है। अपॉन में 3 नहीं दे रखा, अच्छा ये गलती से लग गया होगा, बाई 3 भी आएगा इनमें सब में। अच्छा √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो आएगा, इसमें अगर √3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो ये पागल बना रहा है आपका भाई। इसमें अगर आप √3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही तो आ जाएगा जो आंसर है, पे हो जाएगा, ठीक है वो, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कैनवास की यूज़ होगा तो कैनवास के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, उससे आप एल निकालेंगे, यहाँ एल तो निकल गई, यहाँ पे एच निकलेगी, और ये कंडीशन चलती है। तो कैनवास के कपड़े का जब भी बात करेगा तो किसकी बात करेगा, पाई आर एल की या कर्व सरफेस एरिया की। इसको पढ़ो, पढ़िए। रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स को 80 रुपये पर मार्किंग करी, है ना, मार्किंग हो गई 80 रुपये पर, अंकित मूल्य लग गया।
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल बॉक्स इफ आफ्टर गिविंग ए 10% डिस्काउंट रत्नेश को 20% का प्रॉफिट होता है? सबसे पहले बताइए एमपी कितना है? 80 रुपये। ये बताइए कॉस्ट प्राइस तो बताना है आपको, डिस्काउंट कितने परसेंट है? 10%। और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। सबसे पहले मुझे बताइए 10% का मतलब क्या होता है वैसे, और 20% का मतलब? डिस्काउंट किस पे लिया जाता है? तो डिस्काउंट में चीज़ कितनी हो जाएगी? अच्छा, और प्रॉफिट किस पे लिया जाता है? प्रॉफिट पे कितनी हो जाएगी चीज़? ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है? एसपी। और सीपी पर आप प्रॉफिट लेते हैं तो भी क्या आता है? एसपी। तो ये दोनों आपस में क्या है? बस तो खेल कर दीजिए 5 से 2 बार। एमपी की वैल्यू 80 है तो सीपी आ गया होगा, है ना? 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2, 2 से 40, 2 से 20, 60 आ गया क्या? तो सीपी जो होगा वो 60 रुपये होगा। आसान क्वेश्चन है, कर चुके हैं आप, कुछ नया नहीं है। ठीक है, जब कोई चीज़ आ जाती है तो फिर वो फास्ट एंड एक्यूरेट होनी चाहिए। और आपका पेपर जो होगा उसमें आप जानते हैं कि 70% जो पेपर है 65 to 70 वो एकदम ऐसा होता है कि उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, है ना? तो उन्हीं क्वेश्चन पे आपको काम करना है, वो तभी हो पाएगा जब बेसिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको पढ़िए पढ़िए। एक व्यक्ति दो वस्तु 5,000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो दोनों ही उसने किस हिसाब से बेच दी और उसे नो लॉस और नो गेन हुआ? ठीक है, अगर एक को उसने 16 से ही 2/3% के लॉस पर बेचा है तो दूसरे को कितने प्रॉफिट पर बेचा होगा? बड़ा ही बढ़िया सवाल है, तो आइए समझते हैं। तो दोनों के एसपी क्या है बताइए? पहले का भी 5,000 है और दूसरे का भी कितना है? सॉरी, एसपी 5,000 है तो दूसरे का भी एसपी 5,000 है। पहले पर उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का लॉस है? अब पूछ रहा है दूसरे पर कितने का प्रॉफिट होगा कि एट द एंड नो लॉस और नो गेन हो जाए। पहले तो मुझे बताइए, अगर ये लॉस पर चीज़ है, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। लॉस किस पे होता है? तो सीपी में किसकी गुणा करेंगे और बराबर किसके कर देंगे? तो सीपी यहाँ पर कितने रुपए आ जाएगा? 6,000। पहले केस में सीपी कितना है? 6,000। कोई दिक्कत? एक बार बताइए, अब इसने एक बात बोली थी कि मुझे नो लॉस और नो गेन हो रहा है, तो ये बताइए टोटल एसपी कितना है? 10,000। इसका मतलब सीपी भी तो 10,000 होना चाहिए, तभी तो नो लॉस एंड नो गेन होगा। हाँ जी, जिसमें से पहला चीज़ कितने रुपए की थी तो दूसरी चीज़ कितने रुपए की रही होगी? वेरी गुड। इसका मतलब 4,000 की चीज़ आप कितने रुपए की बेच डाले हैं? कितने का फ़ायदा? कहाँ से? 4,000 पर इंटू 100। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 25% है। ऐसे क्वेश्चन डील होगा, राइट? तो पहले केस में मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉस हो रहा था तो सीपी निकलेगा, तो सीपी आपने निकाला 6,000। अब ये कह रहा था नो लॉस और नो गेन। जब नो लॉस और नो गेन होता है तो ये बात आपको समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि अगर 10,000 में चीज़ बेची गई है तो 10,000 में चीज़ खरीदी गई होगी। अब 10,000 फाइनल सीपी रहा होगा, जिसमें से 6,000 पहले का सीपी, तो दूसरे का कितना रहा होगा? अब 4,000 की चीज़ को आपने कितने का बेच दिया? 5,000। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का, किस पर? 4,000 पर। चलूँ आगे? आओ पढ़ो, बढ़िया सवाल है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
एक म्यूज़िक प्लेयर है जो 4510 के कैश पेमेंट पर होता है, लेकिन आप अगर 1200 रुपये कैश डाउन पेमेंट कर दें तो बैलेंस का क्या बन जाती हैं? इंस्टॉलमेंट। म्यूज़िक प्लेयर है कितने का? आपने उसको 1200 रुपये दे दिए तो कितने रुपए बच गए? तो इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट बनेंगी। ठीक है, क्या रेट चल रहा है और कितनी इंस्टॉलमेंट बनवानी है? 3। जिनको ये नहीं पता मुद्दा वो देख लेंगे गौर से, है ना। ये बताइए 10% का मतलब क्या होता है? तो रिपीट कर देता हूँ फिर से, 10 से कहाँ जाएंगे? 11। यहाँ पर आएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 10 की स्क्वायर करते जाएंगे, स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पर कितना आ गया बताइए? 11 का स्क्वायर क्या होता है? अब यहाँ पर फिर से 10 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 11 का क्यूब। इसका मतलब ये होता है सबसे लास्ट में आपको राइट हैंड साइड में कितनी इंस्टॉलमेंट दिख रही है? तो सबको 1331 ही होना है। तो 1331 121 को बनाने के लिए 11 की गुणा करेंगे, तो 11 की गुणा यहाँ भी करेंगे, और 11 को 1331 बनाने के लिए किसकी गुणा करेंगे? तो 121 की यहाँ भी करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट का मुद्दा है। सबसे पहले ये बताइए 3310 रुपये आपको 10% के हिसाब से 3 साल में देने हैं, ठीक है ना। तो इस बात को गौर से समझिएगा। आप जाएंगे 10 से 11 चले गए, फिर आप 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है? आप ऐसे ही चलते जाएंगे। फिर 10 का क्यूब क्या होता है और 11 का क्यूब क्या होता है? तो ये जो आपके ग्रीन में ये जो आपके स्काई ब्लू काइंड ऑफ में लिखा हुआ है, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब जो इंस्टॉलमेंट होती है कंपाउंड में वो सारी सेम होती है। तो ये इंस्टॉलमेंट है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी दिख रही है आपको? सबको 1331 बनाना है। तो ये तो 1331 है ही, इसी की वजह से यहाँ 1331 बनाने के लिए आपको इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो 11 की इधर भी करनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर इसको 11 को 1331 बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी? तो 121। अब यहाँ गुणा करके इनको जोड़ दो, यहाँ लिख दो, और किस तो 1331 ही है। लेफ्ट में जरा करना, ये आ गया 1210, ये आ गया 1210, ये आ गया 1100 और ये आ गया 1000। इनको जोड़ना, इन तीनों को, 3310। और राइट में ये तो हुआ वो पैसा जो आपने उधार लिया था, और 1331 आ गई वो किश्त। समझ में आई बात? ये पैसा जो उधार लिया था, असलियत में अगर हम बात करें तो जितना उधार आपको यहाँ पे दिख रहा है उतना ही रियल उधार है। 1331 ही है यहाँ पर और 1310 ही यहाँ पर है। तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट भी क्या हो गई? रियल। तो ये इंस्टॉलमेंट भी असली हो गई। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 1331। तो इंस्टॉलमेंट भी आपकी रियल हो गई है। ठीक है, कर पाएंगे? तो ये मुद्दा है। तो ये 3 साल हो, 4 साल होता तो फिर एक और 100 की पार 4 हो जाती। आगे भी हो सकता है। चलिए इसको ट्राई करिए। एक कस्बे की जनसंख्या 2017 में 368,000 थी। तो 2017 में कितनी थी? 368,000। और 2020 में क्या हो गई है? 327,200। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो बताइए कितनी कम हो गई है? 00804। देखना 40,800 रुपये कम हो गई है। कहाँ से कम होकर आई है? यहाँ से कम होकर आई है, इंटू 100। तो 40800 को आपको डिवाइड करना है 368 से। 8 से कट जाएगा,
8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो आपको 5100 को, क्यों? अच्छा ये 000 है क्या? ओके, तो एक ज़ीरो और कट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आ गया तुम्हारा 510 को आप 46 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा? 50, फिर 1 टाइम जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11%, है ना। अच्छा अगर मैं इसको कि बचता हूँ 4 बचेगा, तो फिर 9 टाइम जाएगा भाई, 400 बचेगा ना, 400 ही बचेगा, 4 बचेगा नहीं, फिर नहीं जाने का, 11.0 आ जाएगा। हाँ तो 11.0 का मतलब क्या हुआ फाइनली? हाँ 11% हुआ, क्या हो गया इसे? हाँ तो फाइनली क्या हो जाएगा? 11% हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, ठीक है। चलें आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे करें? ए बी सी डी एंड ई आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर and the sum of these 5 number is odd, तो then a plus b plus c plus d is a b c d e are distinct prime number, है ना। मतलब ये कह रहा है कि a b c d e are भिन्न अभाज्य संख्या हैं। तो आप शुरू से मानना शुरू कर दो। क्या होती हैं प्राइम नंबर? शुरू कहाँ से होते हैं? 2, फिर 3, फिर हो गए 5। तो इसको आप a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, इसको c, इसको d और इसको e। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। नहीं एक चीज़ और, इसने एक चीज़ और बोली है, सम ऑफ दीज प्राइम नंबर क्या होना चाहिए? जोड़ के देखना ऑड आ रहा है क्या? इवन आ रहा है तो ये नहीं है। आगे चलते हैं। 11 के बाद कौन आता है? 13। अब जरा ऐसा करो, 2 को छोड़ दो, इनको जोड़ना जरा, 2 को छोड़ दो, ये ऑड आ रहा है तो 2 नहीं है। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 इंक्लूड करने से अगर मैं इसमें 13 छुपा देता तो ये बाकी क्या आ रहे थे इवन, जबकि आना क्या चाहिए और। तो ये जो सेट है नंबर्स का वो ये है। अगर नंबर्स का सेट ये है तो ए बी सी डी यहाँ से शुरू होंगे, ए बी सी डी ई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। अब इनको जोड़ो, 26। तो एक इवन प्राइम नंबर ना, एक ऑड प्राइम नंबर नहीं, ऑड नंबर नहीं, बिल्कुल इवन नंबर है। तो आपको खुद से लेनी पड़ती हैं चीजें, हैं? आपको ये चीज़ें खुद से लेनी पड़ती हैं। तो आंसर देखो, वो इवन नहीं है, ऑड नहीं है, ऑड नंबर तो ये है ही नहीं 26, तो फिर फाइनली क्या बचा? इवन। तो आंसर आ गया आपका डी, ठीक है, ये आप कर लो। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको खुद से वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी काम बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे चल सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन नहीं बदलना? चलो अभी बदलेगा।